और जैसे जैसे 24 का चुनाव अपने मुकाम पर पहुंच रहा है, सियासी संग्राम नए मोड़ पर पहुंच रहा है। अयोध्या में राम मंदिर पर चुनावी महाभारत पहले से चली आ रही है। अब एक मंदिर में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की एंट्री हुई तो कैसे मचा सियासी बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो हर मंदिर में रोज साफ सफाई होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ भारत में स्वच्छ मंदिर भी उतना ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सिद्धपीठ मंदिर में भी खूब साफ सफाई हुई, मंदिर की धुलाई हुई, लेकिन आप वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहां वजह स्वच्छता के साथ शुद्धता भी है और शुद्धता के पीछे है सियासत। दरअसल अखिलेश यादव अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाने से पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गौरी शंकर मंदिर पहुंचे। मंदिर में अखिलेश यादव ने पूजा अर्चना की, आरती भी की। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ब्राह्मणों ने अखिलेश की पूजा करवाई। मंदिर परिसर से अखिलेश यादव के जाते ही सियासत का पहला चैप्टर शुरू हो गया। सनातन विरोधियों के विरोध के नाम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपना शुद्धिकरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया। सनातनी लोग मंदिर को पवित्र कर रहे हैं और गंगा जल से पवित्र कर रहे हैं। कुछ देर बाद बीजेपी कार्यकर्ता मंदिर में पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर को गंगा जल से साफ किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए। एक एक कोने की सफाई की गई और गंगा जल से धोया गया। मंदिर को गंगा जल से साफ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने इसे पिछड़ी जाति से जोड़ दिया। ट्वीट किए जाने लगे कि बीजेपी ये मानती है कि पिछड़ों और दलितों को मंदिरों में पूजा करने का अधिकार नहीं है। भगवान के दर्शन करने गए थे और जो हम लोग कह रहे हैं कि इस समय पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और कुछ अंगड़े ये पीड़ित हैं इस भाजपा के, और उसी तरह हम तो ये कहेंगे कि अखिलेश यादव जी कल इस भाजपा के पीड़ित हुए हैं पिछड़ा होने की वजह से। फ्रस्ट्रेट होकर के ये अपने कार्यकर्ता नेताओं से इस तरह का व्यवहार करवा रहे हैं। ये चाहते हैं रिएक्ट करें हम लोग, लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत चतुर हैं। चतुराई से जो बुनियादी सवाल है महंगाई का, बेरोजगारी का और जिस तरीके से अन्याय उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उससे हट जाए हम लोग। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अखिलेश यादव के साथ गैर सनातनी मंदिर में जूते चप्पल पहनकर गए थे। इसी वजह से मंदिर को साफ कराना पड़ा। बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। मुसलमान आए और साथ में जूते पहनकर वो सब मंदिर के अंदर घुस के चले गए। मंदिर पर एनडीए और इंडी गठबंधन की सियासत पुरानी है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अखिलेश यादव को भी न्योता गया था। अखिलेश ने इसकी पुष्टि भी की थी, लेकिन कार्यक्रम में शामिल न होने का उन्होंने आज तक कोई कारण नहीं बताया। यही वजह है कि इंडी गठबंधन पर बीजेपी लगातार हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। ये लोग तो हमेशा से ही अयोध्या में से राम मंदिर का विरोध करते रहे हैं। हिंदुओं के विरोध में जाती हैं, भारत की आस्था के विरोध में जाती हैं। कांग्रेस, सपा या इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों का, जिनका चरित्र ही राम विरोधी है, भारत विरोधी है, आतंकवाद समर्थक है, रामद्रोहियों के साथ लोग खड़े हुए हैं, इनसे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव इस बार कन्नौज से खुद चुनावी मैदान में है और अपनी पत्नी डिंपल के साथ सैफई में वोट डालने भी पहुंचे थे, लेकिन मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर के शुद्धिकरण पर सियासी बवाल मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 24 के चुनावी संग्राम में मुस्लिम आरक्षण का मसला सबसे टॉप पर चल रहा है। कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है। आज लालू प्रसाद यादव भी आरक्षण पर सियासी मैदान में कूद पड़े, लेकिन 4 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि लालू यादव ने नया बयान देकर यू टर्न ले लिया। जरा देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी के लोग कहते हैं हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। सिर्फ एक बयान
और फिर मच गया सियासी संग्राम। 24 के सियासी महाभारत में मुस्लिम आरक्षण की तान जो बीजेपी ने छेड़ी, 24 के चुनावी महाभारत में जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव भी आज मुस्लिम आरक्षण पर जंग में कूद पड़े, लेकिन 4 घंटे के अंदर ही उन्होंने यू टर्न भी ले लिया। सबसे पहले आप लालू यादव का सुबह का बयान सुनिए, फिर शाम होते होते उनके यू टर्न वाले बयान पर भी गौर कीजिए। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। हम आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं लोग कि ये जो 3rd फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका। मुस्लिम आरक्षण पर लालू का यू टर्न क्यों? लालू को सियासी नुकसान का सताया डर। यह सवाल इसलिए क्योंकि 24 की महाभारत में हर पार्टी अपनी अपनी जीत के लिए ताल ठोक रही है। जाहिर है लालू यादव का यू टर्न लेने के पीछे उनकी सोच सियासी नुकसान की होगी, लेकिन लालू यादव ने जो सुर छेड़ा तो बीजेपी ने कसकर पकड़ लिया। जो पशुओं का चारा खा गए वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण के ट्रैप में फंसा विपक्ष, लालू यादव की गुगली से किसे फायदा? अभी तक राहुल गांधी सामाजिक न्याय, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, जाति जनगणना पर ही खुलकर बोल रहे थे। मुसलमानों के आरक्षण पर चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण की मांग और यू टर्न के बाद एनडीए गठबंधन ने हल्ला बोल दिया है। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है तो यह साफ हो गया कि एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी ने ये क्यों सवाल उठाया है? ये तो मंडल कमीशन की अनुशंसाओं की मूल भावनाओं के विरुद्ध है। इसमें कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, उसकी अनुशंसा नहीं है। 24 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में लालू के इस बयान ने बीजेपी को खुलकर खेलने का मौका दे दिया है कि वो हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अपने सारे तार खोल दे। पीएम मोदी के आज के बयान में भी इसकी साफ झलक दिख गई है कि लालू यादव के इस बयान को बीजेपी किस तरह कैश कराने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जिस मुस्लिम आरक्षण पर सियासी घमासान मचा हुआ है, अब आपको बताते हैं कि किस राज्य में कब कब किसको कितना आरक्षण दिया गया है। जरा ये समझिए, हम आपको बताते हैं। 2004 की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, मुस्लिम आरक्षण दिया गया 5%। हाईकोर्ट ने उसी साल इस पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खारिज कर दिया। 2014 में तेलंगाना में केसीआर की सरकार थी और मुस्लिम आरक्षण दिया गया 4%। ये ओबीसी कोटे के तहत दिया गया आरक्षण था। 1957 में, इससे पहले केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, शिक्षण संस्थान में 8% आरक्षण दिया था। 2007 की बात करें, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और डीएमके की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण दिया था 3.5%। ओबीसी कोटे के तहत यह आरक्षण भी दिया गया था और 2007 में अलग से मुस्लिमों के लिए सब कैटेगरी भी बनाई गई थी। झारखंड की राजधानी रांची में कल से लगातार कैश जब्त हो रहा है। ईडी की कार्रवाई में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हो चुका है। कल झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के घर से 32 करोड़ मिलने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। मगर आज इस काले धन के रैकेट से जुड़े कुछ और सिंडिकेट का पता चला है। जी न्यूज की टीम ने इस केस की जड़ तक पहुंचकर पड़ताल की है और एक एक डिटेल का पता लगाया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में कल नोटों की जिस खदान का पता चला, आज उस काले धन की सुरंग का और छोर सामने आ चुका है। जिस कमरे में करीब 32 करोड़ कैश जमा था, उसकी चाबी किसके पास थी?
और किसके इशारे पर नोटों से भरी अलमारी का ताला खुलता था, आज इससे जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे काले धन का ये कुआं कितना गहरा था, कैश लोग का ये जाल कहां तक फैला था, नोटों के इस पहाड़ के पीछे कितने किरदार छिपे हैं और करीब 36 घंटे की छापेमारी में क्या क्या पता चला। मगर इन तमाम सवालों के जवाब सुनने से पहले ये जान लीजिए कि इस केस में अपडेट क्या है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर के जिसपीए संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम के घर से कल 500 की सैकड़ों गड्डियां निकली। आज उन दोनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 6 दिन तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया। अब 13 मई तक संजीव लाल और जहांगीर आलम ईडी के सवालों का सामना करेंगे। रात के लगभग 1 बजे तक छापेमारी चली और सुबह में इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ईडी दफ्तर से इन लोगों को पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा और वहां पर पेश किया जाएगा। फिर ईडी आगे की कार्रवाई में जुट जाएगी। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई आज भी जारी रही। आज ईडी की टीम ने 5 जगहों पर छापेमारी की। ईडी ने राजीव कुमार नाम के ठेकेदार के घर पर रेड मारी। ईडी ने राजीव कुमार के घर से करीब 1.5 करोड़ कैश जब्त किया। इस रेड के दौरान सबसे बड़ी बात जो पता चली, उसके मुताबिक राजीव कुमार ने मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल को करीब 10 करोड़ रुपए नकद दिए थे और इस छापेमारी को संजीव लाल से शुरुआती पूछताछ के आधार पर ही अंजाम दिया गया था। ईडी ने आरोपी संजीव लाल और जहांगीर आलम की रिमांड के लिए कोर्ट में जो याचिका पेश की, उसकी कॉपी जी न्यूज के पास है। इस याचिका में पूरे केस से जुड़े कई अहम खुलासे किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि जो करोड़ों कैश जहांगीर के घर में जमा था, दरअसल वो कमीशन की काली कमाई थी, जो झारखंड में 2 साल पहले हुए टेंडर घोटाले की देन है। टेंडर घोटाले के केंद्र में था चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम। 21 अप्रैल 2023 को वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी हुई थी। वीरेंद्र राम पर सरकारी टेंडर में कमीशन रैकेट चलाने का आरोप था। जांच में पता चला कि वो 1.5% कमीशन अधिकारियों और नेताओं में बांटता था। कमीशन का यह पैसा मंत्री आलमगीर के पीए संजीव लाल के पास जमा किया जाता था। वीरेंद्र राम ने सितंबर 2022 में कमीशन का करोड़ों रुपया संजीव लाल को दिया। पिछले काफी सालों से जो भी टेंडर किसी भी कंपनी को दिया जाता था या फिर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता था, बदले में उससे मोटा कमीशन वसूला जाता था और उसको फिर अलग अलग लोगों के पास छुपाया जाता था। इस पूरे नेक्सस की जांच करने के लिए संजीव लाल और जहांगीर आलम की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। जाहिर है कैश का ये गोदाम 2-4 लोगों के सहयोग से नहीं भरा, कमीशन के इस रैकेट का बड़ा सिंडिकेट है। मगर इतना जरूर है कि काले धन के इस पहाड़ के पीछे 3 अहम किरदार हैं। पहला, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, इसका काम कमीशन लाना था। दूसरा, मंत्री आलमगीर का पीए संजीव लाल, ये कमीशन जमा करता था। और तीसरा, संजीव लाल का नौकर जहांगीर, जिसके घर में कैश रखा जाता था। मगर यह कमीशन सिंडिकेट यहीं खत्म नहीं होता। इस रैकेट के सबसे अहम किरदार वो सफेद पोश लोग हैं, जिनके पास कमीशन का सबसे बड़ा हिस्सा पहुंचता था। इन लोगों में कई बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। ईडी ने भी आरोपियों की रिमांड एप्लीकेशन में कोर्ट में दलील दी है कि एक कर्मचारी के घर इतनी बड़ी रकम का मिलना मामूली बात नहीं है। इस कैश का कनेक्शन कई सफेद पोशों तक हो सकता है, जिन तक पहुंचने के लिए आरोपियों से पूछताछ जरूरी है। जाहिर है एक कमरे से जो कैश मिला है वो इस पूरे काले धन का छोटा सा हिस्सा हो। मुमकिन है कि भ्रष्टाचार का ये जाल दूर तक फैला हो, क्योंकि अभी भी करप्शन की खान से नोट निकलने बंद नहीं हुए। कल रात जहांगीर के घर से 35 करोड़ की बरामदगी के बाद आज दूसरे ठिकानों से करीब 1.5 करोड़ रुपए जब्त हो चुके हैं। रांची से धीरज ठाकुर और दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको कमीशन के इस काले सिंडिकेट की पूरी कहानी सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं, कैसे एक एक कर इस मामले की कड़ी जुड़ती गई और कलई खुलती गई। जरा समझिए।
ये केस झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय से जुड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के केंद्र में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम है। फरवरी 2023 में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र की गिरफ्तारी हुई थी और वीरेंद्र राम पर ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण टेंडर के बदले कमीशन लेने का आरोप था। वीरेंद्र राम ने टेंडर के बदले कमीशन की बात कबूल भी की है। ईडी ने वीरेंद्र की करोड़ों की संपत्ति भी इस मामले में अटैच की है। सड़क निर्माण में 10,000 करोड़ के टेंडर अलॉट किए गए थे। अब ईडी को शक है कि टेंडर के बदले 3% तक के कमीशन लिए गए हैं। वीरेंद्र राम ने अपने पिता के अकाउंट में, यानी कि वीरेंद्र राम के पिता के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर हुए। 21 दिसंबर 22 से 23 जनवरी 23 तक 4 करोड़ रुपए जमा किए गए। ये पुराना इसका कच्चा चिट्ठा है। ईडी को शक है कि टेंडर रैकेट में कई बड़े नेता भी, कई सफेद पोश भी शामिल हो सकते हैं। ये पुराना टेंडर मामला, जिस मामले को लेकर अब जांच आगे बढ़ रही है। और चुनाव के बीच कांग्रेस नेताओं और उनके करीबियों के घर से अकूत काला धन बरामद हो रहा है और बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों को गांधी परिवार तक उछाल रही है। आरोप और प्रत्यारोप के बीच हम आपको दिखाने जा रहे हैं कितनी है राहुल गांधी की संपत्ति, कैसा है राहुल का बही खाता। जो राहुल गांधी ने रायबरेली में अपने नामांकन पर घोषणा की है, उसके मुताबिक राहुल के पास कितनी संपत्ति है, जरा ये आप जानिए। हम आपको फटाफट बताते हैं। चल संपत्ति राहुल गांधी की है 9 करोड़ 24 लाख, अचल संपत्ति है 11 करोड़ 15 लाख, कैश उनके पास है 55,000, ज्वेलरी है 4 लाख 20 हजार की, बैंक सेविंग्स है 26 लाख 25 हजार के, बॉन्ड और फंड है तकरीबन 8 करोड़ 30 लाख के, पोस्ट ऑफिस की सेविंग है 61 लाख 52 हजार और लोन है 49 लाख 79 हजार। उनके पास कोई वाहन नहीं है, उनके पास कोई हथियार नहीं है। कुल संपत्ति अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 20 करोड़ 39 लाख के आसपास बैठती है ये राहुल की कुल संपत्ति, जो उनके घोषणा पत्र के मुताबिक है। लोकसभा चुनाव के बीच सीमा पार से मिले निर्देशों के बाद एक तरफ जम्मू कश्मीर में बचे खुचे आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब आतंकियों को घाटी से पूरी तरह साफ करने का ऑपरेशन भी तेज कर दिया गया है। कुलगाम में सुरक्षा बलों को उस वक्त एक बड़ी सफलता मिली जब टीआरएफ का ऑपरेशनल चीफ और टॉप कमांडर बासित डार और फहीम नाम के आतंकी को मार गिराया गया। बासित डार सुरक्षा बलों और आम लोगों पर हमले की कई वारदातों में शामिल था। लोकसभा चुनाव के बीच फहीम के खात्मे को भी एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वहां से अंदर से फायर आया और उसके बाद जो है एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। कुलगाम के इस घर से उठ रहा धुआं घाटी में आतंकियों पर तगड़े एक्शन की गवाही दे रहा है। कायराना हमले में शहादत के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने अब घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक्शन और तेज कर दिया है। इस ऑपरेशन में उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब घाटी के मोस्ट वांटेड लश्कर के टॉप कमांडर बासित डार को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड बासित डार की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम के ब्रेडवानी गांव में कल रात से ऑपरेशन शुरू किया। रात में ऑपरेशन को रोका गया, लेकिन आतंकियों के चारों तरफ एक मजबूत घेरा बना लिया गया जिससे वो बाहर न भाग सके। रात भर इस गांव के इर्द गिर्द जाने वाले रास्ते सील किए गए थे और बड़ी बड़ी लाइट्स लगाई गई थी ताकि हर हरकत पर नजर रहे। एहतियात के तौर पर यातायात और सार्वजनिक आवाजाही को भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन रात में रोका गया। फिर सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन आतंकी बासित डार के खात्मे के बाद ही रुका। जब कॉर्डन चल ही रहा था तो उसमें से अंदर से फायर आया, उसके बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ जो कि पूरी रात चला और आज दोपहर तक ये कंक्लूड हुआ। तो इस ऑपरेशन में 2 टेररिस्ट मारे गए हैं, तो उनकी बॉडीज रिट्रीव हो गई हैं। अभी सर्च ऑपरेशन थोड़ा सा और कंक्लूड है। कई बार जो डेब्रीज या कोई एक्सप्लोजिव होते हैं तो उसके क्लियरेंस के लिए अभी ऑपरेशन चल रहा है। टीआरएफ के टॉप कमांडर बासित डार समेत 2 आतंकी मारे गए। बासित पर 10 लाख रुपए का इनाम था। बासित को पुलिस ने आतंकियों की A++ कैटेगरी लिस्ट में डाला था। बासित सुरक्षा बलों पर हुए कई हमलों में शामिल था। बासित अक्सर विदेशी आतंकियों के साथ रहता था। विदेशी आतंकियों के लिए ये गाइड का काम करता था। बासित डार 2021 से घाटी में सक्रिय था।
लगातार 15 घंटों तक लगातार ये एनकाउंटर जारी रहा, लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि ये एनकाउंटर अभी जो है इख्ताम पजीर है, जिसमें लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों की हलाकत हो चुकी है। अभी भी पूरा इलाका जो फौज के मुआसरे में है और अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का एक कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। बासित डार के खात्मे के बाद भी इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के बीच बड़े आतंकी का मारा जाना बड़ी सफलता माना जा रहा है।